हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वंडरफुल चैनल ऑफ फिजिक्स में आपका मेंटर और टीचर। क्लास 9th के बाद क्लास 10th में आप लोग आ चुके हैं और आपकी पढ़ाई भी शुरू हो गई होगी। आप में से कई लोगों ने अपनी पढ़ाई शुरुआत कर दी होगी। तो यहां पर मैं लेकर आ गया हूं क्लास 10th आईसीसी नए सेशंस के लिए चैप्टर नंबर 1 दैट इज फोर्स। फोर्स के बारे में पूरी डिटेल से हम चीजें समझेंगे। जो भी प्रॉब्लम आएगा मिलकर सीखेंगे। अगर आप आईसीसी में पढ़ाई कर रहे हैं, सीबीएसई में है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहां जाकर ज्वाइन कर लेंगे। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। अपने पेपर और पेन के साथ रेडी रहेंगे। जो भी मैं लिखा रहा हूं, यहां पर बता रहा हूं, उसे सीखेंगे, समझेंगे। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आप जाकर डायरेक्टली मुझसे बात भी कर सकते हैं टेलीग्राम पर। चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। देखो, आपने क्लास 9th में फोर्स के बारे में पढ़ा है, लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा है, तो मुझे इतना तो मैं समझ सकता हूं कि आपको फोर्स क्या है वो पता होगा। ठीक है, फोर्स इज सिंपली कोई भी एक एक्शन जो कर रहे हो आप, जिससे कि ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज आ रहा हो, रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में आ रहा हो, तो उस जो एक्शन आप कर रहे हो ना, उसे हम फोर्स कहते हैं। ये बेसिक सा डेफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए। क्लास 10th में जैसे ही आप आओगे तो आपको फोर्स से थोड़ा आगे, फोर्स के जो एक्शन जो आप एक्शन कर रहे हो, उससे इफेक्ट क्या प्रोड्यूस हो रहा है वो पढ़ना है। जी हाँ, फोर्स की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो पढ़ना है। तो उसमें आप मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसके बाद पढ़ना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और बहुत सारे इनके बेस पर न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, वो सब हम ट्राई करने वाले हैं। चलो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। चलिए, तो सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो क्लास 9th में आपने चीजें पढ़ी हैं। फॉर एग्जांपल लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, पढ़ा है ना आपने। चलिए, तो आप लिख सकते हो कि मोमेंटम जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, अच्छा लीनियर मोमेंटम है ये। ठीक है, इसे लीनियर मोमेंटम कहते हैं। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। m इंटू वी, ये तक तो आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली, फोर्स क्या है ये आपको पता है। फोर्स इज एन एक्शन, फोर्स इज एन एक्शन दैट प्रोड्यूसेस द चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और इसे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आपने पढ़ा है, दैट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। टाइम के साथ मोमेंटम का चेंज ही फोर्स कहलाता है एज पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद और दूसरे शब्दों में आप इसे ऐसे ही पढ़ा होगा आपने, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। क्लियर है? उसके बाद यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है? देखो, फोर्स की यूनिट तो आपने पढ़ा है, न्यूटन होती है ना, न्यूटन होती है। न्यूटन के अलावा अगर सीजीएस सिस्टम में देखेंगे फोर्स की यूनिट, तो वो क्या होती है? वो होती है बच्चा डाइन। डाइन होती है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? डाइन होती है। बहुत बढ़िया सर, डाइन होती है। उसके अलावा अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के टर्म में देखेंगे तो क्या होगा? केजीएफ, है ना, वो मूवी वाला केजीएफ नहीं, किलोग्राम फोर्स। चलो समझ में आ गया। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप आगे जो पढ़ने वाले हैं उसमें हेल्प आपको हो सके। देखो, सबसे पहले जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे तो कुछ इफेक्ट पैदा होगा, मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगी हमारी। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ऑब्जेक्ट विल बेसिकली कम इनटू मोशन, ऑब्जेक्ट विल चेंज इट्स स्टेट। तो मोशन ना दो तरह का यहां पर हमें समझना है। एक तो लीनियर मोशन जो क्लास 9th में आपने पढ़ा है, द सेकंड वन इज रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन सिंपल सी बात है ना, ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो चलो अगर हम यहां पर देखते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, समझना अच्छे से, अगर बच्चा कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट इस जगह पर रखा है आपने, है ना, समझो अभी ये क्या है? रेस्ट पर है। मेरी बात समझ रहा, अब ये रेस्ट पर है। अगर ये ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ आप फोर्स लगा रहे हो और स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे? लीनियर मोशन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गई बात है ना? रोटेशनल मोशन कब होगा? रोटेशनल मोशन कब होगा? अगर, अच्छा, ये फ्री है, ये ऑब्जेक्ट फ्री है, और इसी लीनियर मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट इज नॉट फिक्स्ड एट एनी पॉइंट, कोई फिक्स्ड नहीं होता। यहाँ पे आपने यहाँ पर फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मोशन करना शुरू कर दिया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट फ्री है, ये ऑब्जेक्ट फ्री टू रोटेट है, फ्री टू मूव है। लेकिन अगर इसी केस में अगर आप समझो, अगर ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से आप फिक्स कर दो, कैसे करते हैं चलो देखते हैं। अगर इसी ऑब्जेक्ट को यहां पर आप फिक्स कर दो, फिक्स कैसे करोगे? इस पॉइंट पर, ये पॉइंट आपका फिक्स हो गया, मतलब आपने किल ठोक दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन वो रोटेशन उसका फ्री होगा, उस पॉइंट पर उसका रोटेशन फ्री है। एक फैन की तरह एक जगह आपने उसे लटका दिया है, उसे आप रोटेट कर पाओगे। अगर आप यहां पर फोर्स लगा रहे हो तो ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना, रोटेट करेगा बेसिकली। अगर आप यहां पर फोर्स लगा रहे हो तो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जो रोटेशन हो रहा है, ये आपने क्या लगाया? फोर्स लगाया, इधर से भी आपने फोर्स लगाया। तो अब क्या हो रहा है कि इस पॉइंट के अलोंग ये क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है, जिसे हम कहते हैं पाइवोट। क्या कहते हैं? पाइवोट पॉइंट।
pivoted at a point. The object is pivoted at a point. It is fixed at a point and the object is free to rotate about that point. उस point के about वो free है rotate करना. यहाँ पर कहीं पर भी हमने उसे pivoting नहीं की है उसकी, मतलब कहीं पर उसे रोक के नहीं रखा है, पूरी तरह से free है. कहीं पर भी मैंने वहां पर ऑब्जेक्ट को बेसिकली ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट एक जगह से फिक्स है बाकी रोटेट कर रहा हूं. अब समझो तो डिफाइन कैसे करोगे? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन व्हिच एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पाइवोट. अब ये पाइवोट पॉइंट है, ये इसका एक्सिस हो गया, इसके अलोंग वो रोटेट करना शुरू कर देगा वो ऑब्जेक्ट. ठीक है, इतनी बातें समझनी है और कुछ ज्यादा इसमें नहीं समझना है आपको. आगे बात करते हैं. अब हमारे टॉपिक की शुरुआत होती है मोमेंट ऑफ फोर्स. देखो, अगर मोमेंट ऑफ फोर्स को बहुत सिंपल सी बात करें ना, अगर एग्जांपल देखना है ना आपको, तो आप यूं देख सकते हो, दरवाजा आपका जो ये डोर होता है, डोर एक पॉइंट से फिक्स होता है. देखना जरा, आपका जो डोर होता है बच्चा, एक पॉइंट से डोर फिक्स होता है, और ये जो दरवाजे का आपका ये गेट होता है ना, बेसिकली वो मूव कर सकता है, या तो अंदर की तरफ या तो फिर वो बाहर की तरफ खुल सकता है. खोल सकते हो, अंदर कर सकते हो, लेकिन यहां से वो फिक्स्ड है, यहां से वो फिक्स्ड है. तो इससे मोमेंट ऑफ फोर्स का क्या समझ में आ रहा है? देखो, मोमेंट ऑफ फोर्स का सिंपल सा मतलब है, जहां पर आप फोर्स लगा रहे हो, जहां पर फोर्स लगा रहे हो, कितना फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स, और जो भी जहां पर वो अपने पास बेसिकली फिक्स है, जो उसका पाइवट पॉइंट है, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है उस फोर्स लगाने के पॉइंट पर. बेसिकली अगर आप यूं समझो, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, दरवाजा ही है, यहां पर आप उसे फोर्स लगा रहे हो, इस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हो, और यहां पर आपने उसे फिक्स कर रखा है, तो यहां से यहां तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, लेट्स से दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज आर डी, कुछ भी कह सकते हो आर. तो पता है क्या होगा मोमेंट ऑफ फोर्स? इस फोर्स और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन. तो याद रखो, द मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क. इसे हम टॉर्क भी कहते हैं, ये वर्ड याद रखना है. मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क कहते हैं, और नॉर्मली इसे हम डिनोट करते हैं टाउ वर्ड से. टाउ है ना, टाउ लेटर से डिनोट किया जाता है. द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स. जी हाँ, जब फोर्स लगाते हो दरवाजे पर, जब एक जगह फिक्स होता है दरवाजा आपका, तो मूव करता है ना, टर्न करता है ना, तो कितना ज्यादा टर्न करेगा, दैट इज बेसिकली दैट इज डिफाइंड बाय ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स. मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब है कि टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो कितना हो रहा है या नहीं हो रहा है. टर्निंग इफेक्ट, टर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस इफेक्ट को ही हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स. निकालते कैसे हैं वो मैंने आपको बताया है, अब इसको अच्छे समझना फिर से. What is moment of force? It is the turning effect produced in a body. कितना टर्न कर पा रहा है, उस इफेक्ट को हम मोमेंट ऑफ फोर्स कहेंगे. इस मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क भी कहा जाता है. इसको मेजर कैसे किया जाता है? तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज मेजर्ड बाय, यहां ध्यान देना, द प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन किसका? फोर्स का, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का. कहां पर? उस लाइन ऑफ एक्शन, उस पाइवट पॉइंट जहां पे वो फिक्स है, उससे लाइन ऑफ एक्शन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, जहां पर फोर्स लगा रहे हैं वहां पर. फिर से एक बार समझ लो, सपोज के ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है, मेरी बात समझना. अगर ये फिक्स्ड पॉइंट है और आपने फोर्स यहां पर कहीं पर, लेट्स से इस फिक्स्ड पॉइंट पे यहां पर आपने फोर्स लगाया. अब ये फिक्स्ड पॉइंट पाइवट पॉइंट था आपका, है ना, तो यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपका डी है या आर है, लेट्स से आर है ना, और यहां पर आपने फोर्स लगाया है. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस मोमेंट ऑफ फोर्स? नाउ द मोमेंट ऑफ फोर्स, ओके, so the moment of force comes out to be, इसे कहते हैं moment of force comes out to be force into perpendicular distance या force into perpendicular distance. क्लियर है? क्लियर है? F into R. तो हमने क्या बोल दिया सर? हमने कह दिया force into perpendicular distance is the moment of force. इसे ही कहते हैं M कह दो आप, या फिर टाउ कह दो बच्चा, दोनों सही है. यहां पे टाउ भी लिख सकते हो, M भी लिख सकते हो. फोर्स जो लगाया और जहां पर से फिक्स्ड पॉइंट है, वहां से उसकी परपेंडिकुलर लाइन ऑफ एक्शन वही रहेगी हमारी लाइन ऑफ एक्शन. इस लाइन ऑफ एक्शन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है फिक्स्ड पॉइंट से, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स. समझ में आ गई बातें आपको? आई होप समझ में आ गया. कुछ नहीं करना है आपको, फोर्स को और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देना है, विल गेट द मोमेंट ऑफ फोर्स. अब जरा सोचो, इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? सोचिए जरा, व्हाट शुड द यूनिट? अब बहुत सिंपल है, फोर्स की यूनिट क्या होती है सर? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, है ना. अच्छा बताइए, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर. अब जरा बताइए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका इन टर्म्स ऑफ न्यूटन मीटर? इन टर्म्स ऑफ न्यूटन मीटर, दैट इज न्यूटन मीटर. न्यूटन मीटर. क्लियर है? अगर इसके सीजीएस सिस्टम में देखोगे ना, सीजीएस यूनिट क्या होने वाली है? डाइन. न्यूटन का डाइन होता है और मीटर का सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स में देखोगे तो क्या होगा? किलोग्राम फोर्स मीटर. ठीक है, चलिए, इतनी बात समझ में आ गई हमें.
अब आपको क्या करना है, आपको इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस बनाने होंगे। अगर आप के पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, बुक से ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, देखो, अ बॉडी इज पाइवोटेड एट अ पॉइंट, a force of 10 न्यूटन is applied at a distance of 30 सेंटीमीटर। इस 30 सेंटीमीटर पर फोर्स अप्लाई किया जाता है फ्रॉम द पाइवोट, जहां पर वो पाइवोट है वहां पर। सेम कंसेप्ट होगा, यहां पर एक ऑब्जेक्ट यहां पर पाइवोट है, फिक्स है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज 30 सेंटीमीटर जो कि दे रखा है, एंड द ऑब्जेक्ट पर फोर्स कितना लगता है, 10 न्यूटन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द ओके मोमेंट ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में आपको गिवन लिखना जरूरी है यहां पर कि क्या क्या गिवन है। वी हैव बीन गिवन r, that is perpendicular distance, that is 30 सेंटीमीटर। we have been given force, that is 10 न्यूटन। अब जरा सोचो, बन जाएगा, बहुत सिंपल है। व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, r की जगह आप d भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है वहां पर। दैट इज 10 इंटू 30, 10 इंटू 30। अब लेकिन समझने वाली बात है, यहां पर 30 सेंटीमीटर था, तो यहां पर 30 सेंटीमीटर लिख सकते हैं क्या, नहीं सर। या तो आप 9 सेंटीमीटर में लिखोगे, या फिर सेंटीमीटर को क्या करो, 0.3 मीटर कर दीजिए, मीटर में कन्वर्ट, क्योंकि यूनिट मैंने अभी यूनिट बताया है, न्यूटन मीटर या फिर 9 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, दैट इज 0.3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, दैट कम्स आउट टू बी 3 न्यूटन मीटर इज द आंसर। क्लियर है, क्लियर है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़े आगे, समझ में आ गया, एक बार देख लो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने यहां पर आपको करवाने की कोशिश की है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बिल्डअप हो जाता है, इससे आगे बढ़े। चलिए, अब जो आप फोर्स लगा रहे हो और जिस डिस्टेंस से फोर्स लग रहा है, अब या तो फोर्स वो क्लॉकवाइज हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर सकता है। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट समझने के लिए आपको ये देखना होगा, देखो नाम से क्लियर है, क्लॉकवाइज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्या है, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। मान लो कि ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पर कोई भी मीटर स्केल है, रॉड है, कुछ भी है, यहां पर आपने रखा है। चलो यहां पर आप फोर्स लगा रहे हो, लेट्स से यू हैव अप्लाइड अ फोर्स हियर। अब जरा सोचो, इस फोर्स को लगाने के बाद ये मीटर स्केल और इस पॉइंट पे वो पाइवोटेड है, लेट्स से दिस इज द पॉइंट ऑफ पाइवोट पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट है। अब मुझे बताइए, अब ये रोटेट कैसे करेगा, ये रोटेट ऐसे करेगा नहीं करेगा, करेगा। अब जरा सोचो, अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो कौन सा वो फोर्स होने वाला है, कौन सा मोमेंट होने वाला है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अरे भाई, घड़ी के दिशा में जा रहा है ना, घड़ी का दिशा कैसे होता है, टिक 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 टिक, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे घूमता है। तो अब ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट, कहेंगे हम क्लॉकवाइज मोमेंट। बहुत बढ़िया, समझ में आ रही बात है, चलिए बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। चलो, अब हमने फोर्स एक लगा दिया यहां से, देखो मैंने अगर फोर्स यहां लगाया, इस पॉइंट पर फोर्स लगाया है। अब आपको मैं कहता हूं कि आप फाइंड आउट करो कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है, मोमेंट का डायरेक्शन क्या है। वो टर्निंग इफेक्ट इधर प्रोड्यूस करेगा इस डायरेक्शन में, जरा सोचो तो जरा। अब देखो तो घड़ी की दिशा ऐसी है, तो क्या होगी वो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा की उल्टी दिशा में जा रहा है वो। अरे भाई, घड़ी का दिशा तो ये होता है 1 2 3 वैसे, अब ये उल्टा जा रहा है, तो हम इसे कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट है हमारा। तो क्लॉकवाइज मोमेंट सिंपल सा, अगर आपने फोर्स लगाया और जो ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है क्लॉक के डायरेक्शन में है, दैट इज क्लॉकवाइज। अगर क्लॉक के ऑपोजिट है तो एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है, मैं समझाता हूं। हो सकता है बच्चा, चलो मैं दिखाऊं आपको, ये डायरेक्शन आपको कुछ इस तरह से दिया हो, ये मूवमेंट आपको इस तरह से दिखाया गया हो, लेट्स से ये मूवमेंट आपको यहां पर दिखाया गया हो। तो अब बताओ क्या होने वाला है, ये इस पॉइंट पर फिक्स है, तो अब बताओ ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा मोमेंट, ये ऐसे जाएगा, ऐसे मूव करेगा, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब समझो ना, ये कैसे जाएगा, ये नीचे घूमेगा, नीचे उड़ेगा, ऐसे टर्न कर जाएगा। लेकिन अगर इसे ऊपर से आप डालोगे तो क्या होगा, ये क्लॉकवाइज करेगा, ये ऐसे जाएगा, और ये ऐसे घूमता है तो कैसे होता है, फिर ऐसे जाएगा। इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारा, क्लॉकवाइज हो गया। डिपेंड करता है कि वो घुमा किधर रहा है फोर्स, आपका जो फोर्स लगा रहे हो वो किस डायरेक्शन में रोटेट करा रहा है आपके उस ऑब्जेक्ट को। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो समझ में आपको आ गया होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। एक और बात, आपको ना साइन कन्वेंशन भी याद रखना है। क्या साइन है हमारे पास, जो भी एंटी क्लॉकवाइज, याद रख लो जो बता रहा हूं पे, अगर समझना, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है हमारा मोमेंट, तो पता है क्या होगा, वो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। वेट अ सेकेंड,
चलिए, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हम उसे पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव साइन देंगे वहां पर, पॉजिटिव। अगर यही यही आपका क्लॉकवाइज हो जाए, समझिए, अगर यही आपका क्लॉकवाइज मोमेंट हो जाए तो पता है उसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। नेगेटिव। ये बातें याद रखिएगा, ये बातें आपको याद रखनी है, बिकॉज इस पर न्यूमेरिकल्स में आपको साइन कन्वेंशन याद नहीं होगा तो नहीं बनने वाला। अरे भाई आ जाओ, चलो ठीक, यहां तक क्लियर? आई होप क्लियर है इतना आपको। तो क्लॉकवाइज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज आपको समझ में आ गया। क्लॉकवाइज को हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे। जहां भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकालेंगे वहां पर हम उसे पॉजिटिव साइन दे देंगे। चलिए आगे बात करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। एग्जांपल्स आप बताइए मोमेंट ऑफ फोर्स का। बहुत बढ़िया। एग्जांपल्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स का सिंपल सा है, दरवाजा देख लो। दरवाजे का एग्जांपल मैंने दे दिया, वहां पर मोमेंट ऑफ फोर्स आपने देखा है, एक फिक्स्ड है ना, डोर, ओपनिंग और शटिंग अ डोर, ओपनिंग और शटिंग अ डोर, शटिंग ऑफ डोर। जो दरवाजा खोल और बंद कर रहे हो वहां पर आप देख लो एग्जांपल्स है। नहीं इतना ही नहीं, जो नट खोला जाता है ना, स्पैनर से नट, है ना, ओपनिंग ऑफ नट बोल्ट, ओपनिंग ऑफ मशीनरी पार्ट्स बोल सकते हो, मशीनरी पार्ट्स या फिर नट बोल सकते हो आप। चलिए, नट, ओपनिंग ऑफ नट्स यूजिंग स्पैनर। मतलब अगर यहां पर आपके पास ये स्पैनर है, देखो जरा, और यहां पर आप फोर्स लगाकर इसे घुमाओगे और यहां पर जो आपका ये नट्स होगा वो खुलेगा या नहीं खुलेगा? खुलेगा। इधर फोर्स लगा रहे हो तो कैसे ऐसे जाएगा ये, तो यहां मोमेंट क्रिएट हो रहा है, मोमेंट क्रिएट हो रहा है। यहां पर ये फिक्स रहता है कि नहीं रहता है? इस पॉइंट पर ये फिक्स रहता है और ये आप रोटेट करते हो, तो क्या हो गया एग्जांपल? ये एग्जांपल हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो मोमेंट ऑफ फोर्स का, जहां पर भी एक पॉइंट फिक्स हो और एक पॉइंट आपका फ्री हो, एंड हो। चलिए, या फिर एक बीच में फिक्स हो और वो रोटेट कर रहा हो, रोटेशन हो रहा हो उसमें। एक और चीजें यहां पर मैं आपको बता दूं कि कपल को की शुरुआत करने से पहले कि भाई साहब ये जो फोर्स है ना किस पर डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ फोर्स, तो ये भी लिख लेना आप जरा। फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड, ऑन विच मोमेंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स। खुद बता दीजिएगा आप किस पर डिपेंड करेगा ये मोमेंट ऑफ फोर्स, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। देखो दो ही चीज है। अगर आपने फॉर्मूला देखा हो मोमेंट ऑफ फोर्स का, तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? मोमेंट का फोर्स का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स पे डिपेंड कर रहा है और किस पे डिपेंड कर रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, एंड दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप फोर्स बढ़ा दो तो मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ जाएगा, मतलब टर्निंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। इस मोमेंट का मतलब क्या? टर्निंग इफेक्ट। टर्न कितना कर रहा है वो इफेक्ट बढ़ जाएगा, या टर्न ज्यादा करेगा, टर्निंग इफेक्ट, है ना, मेरी बात समझना। इसे कहते हैं टर्निंग इफेक्ट, मोमेंट ऑफ फोर्स को टर्निंग इफेक्ट। तो अगर फोर्स बढ़ा दो, देखो अगर ये पॉइंट से फिक्स है, अगर मैंने हल्का सा फोर्स लगाया तो ये टर्न कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। मैं बहुत जोर से फोर्स लगाऊंगा तो टर्निंग इफेक्ट ज्यादा है। ये दरवाजे का भी केस है। एक डोर अगर फिक्स है, उसे डोर को फिक्स कर कुछ ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ज्यादा वो रोटेट करेगा, टर्न करेगा। तो फोर्स बढ़ाने से टर्निंग इफेक्ट बढ़ गया, बढ़ गया। रेडियस यानी कि डिस्टेंस, अब समझो इस चीज को। अगर समझो यहां पर फिक्स है और आप क्या कर रहे हो, यहां पर फोर्स लगा रहे हो, मतलब ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो बहुत आसानी से मोमेंट टर्न हो जाएगा, बहुत आसानी से टर्न हो जाएगा। लेकिन मैं अगर यहां पर फिक्स करता हूं, इस पॉइंट पे फोर्स लगाता हूं, इसकी जगह में अगर मैं यहां नहीं लगाकर इस जगह पे फोर्स लगाता हूं, तो क्या मूव कर पाओगे आप? क्या मूव कर पाओगे? चलो ट्राई करते हैं। इस पॉइंट से फोर्स लगाओ तो टर्न नहीं हो रहा है। मैं फोर्स उतना ही लगा रहा हूं पर टर्न नहीं हो रहा है, पर यहां फोर्स लगा रहा हूं टर्न हो रहा है। तो जब डिस्टेंस बढ़ा दिया पाइवट पॉइंट से, जब पाइवट फिक्स पॉइंट से मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो टर्निंग इफेक्ट ज्यादा हो गया। मेरी बात समझना, एक बार ट्राई करना घर पे जाके। अरे दरवाजा है ना, एक दरवाजे को खोलना फिर उसको बंद करने की कोशिश करना है। कैसे करोगे? दरवाजा ये है आपका, है ना, अब उसे बंद करने की कोशिश करना यहां से, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से, है ना। तो देखना बहुत आसानी से वो बंद हो गया है, खुल गया। अब उसके ना जहां से वो ज्वाइंट है ना, जहां से ज्वाइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है, हिंज है जहां पर, वहां पे ले जाना अपने हाथों को, वहां से ट्राई करना। नहीं कर पाओगे,
बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा या फिर होगा भी नहीं, है ना। तो जितना करीब जाओगे फिक्स्ड पॉइंट के, वहां पर फोर्स मोमेंट टर्निंग इफेक्ट कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि डिस्टेंस कम करोगे, डिस्टेंस कम करोगे, टर्निंग इफेक्ट कम हो जाएगा। और डिस्टेंस बढ़ाओगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना बढ़ाओगे, टर्निंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो यही चीजें आपको याद रखनी है। मोमेंट ऑफ फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? टर्निंग इफेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स पे और आर, यानी के टर्निंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। चलो इसको क्या लिखोगे इस पे? डिपेंड्स ऑन फोर्स अप्लाइड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट पॉइंट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस along the axis of pivot point, या सिंपल लिख दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ये डिपेंड करेगा। यहां तक क्लियर है? मेरी बात समझ रहा है? फिर से मैं बता रहा हूं, अगर फोर्स आप बढ़ा दो, मैं फिर से लिख देता हूं यहां पर, अगर आप फोर्स बढ़ा दो तो आपकी टर्निंग इफेक्ट मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ जाएगी। अगर आप डिस्टेंस बढ़ा दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दो, तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी बढ़ जाएगी। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या? टर्न करने का जो इफेक्ट पैदा हो रहा है वो बढ़ जाएगा। कम करो तो कम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कभी भी दरवाजा बंद करना हो तो आप बिल्कुल पास से, जहां से वो ज्वाइंट है, हिंज है, वहां से बंद मत करना, एंड पॉइंट से बंद करना, बहुत आसानी से बंद हो जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़े, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम कपल के बारे में। कपल वो कपल नहीं जो आप सोच रहे हो, ठीक है वही, बट ये फोर्स का कपल है। ये भी जोड़ा ही है पर फोर्स का जोड़ा है। तो इसका क्या मतलब है समझ लेते हैं। दो फोर्स लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका अगर आप डेली लाइफ में एग्जांपल देखो तो आप याद रखना, कभी भी चीजों को आप खोलते हो ना, जो इफेक्ट फोर्स लगाते हो, तो दो जगह लगाते हो, एक जगह नहीं लगाते हो। कभी आप एक डब्बे को, मम्मी कहती है डब्बा खोल दो, डब्बे का ढक्कन, तो आप देखना डब्बे के ढक्कन में जब फोर्स लगाओगे, एक फोर्स एक जगह पे लगाओगे, एक फोर्स इधर लगाओगे, है ना। मतलब जब इसे खोलोगे ना आप, तो यहां पर भी लगाओगे, यहां पे चाहो एक जगह से फोर्स लगा के खोलोगे क्या? नहीं। आप चाहो तो सिर्फ ऐसे करके खोल लो, मैं नहीं, पॉसिबल नहीं है, पूरा पकड़ना पड़ेगा। और एक इस जगह पे और दूसरा इस जगह पे फोर्स लगाओगे। तो ये क्या लगा रहे हो? ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों लग रहा है ऑपोजिटली, है ना। इधर और एक इधर जा रहा है, लग रहा है घुमाने के लिए सेम डायरेक्शन में घुमाएगा, टर्निंग इफेक्ट सेम डायरेक्शन प्रोड्यूस करेगा, बट ये ऑपोजिट लग रहा है, इक्वल लग रहा है। इसे कहते हैं हम क्या? इसे हम कहते हैं बच्चा, इसे हम कहते हैं कपल। कपल, दो फोर्स लग रहा है, ऑपोजिट लग रहा है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। बेसिकली इधर लग रहा है, ऊपर की तरफ घुमाने के लिए लग रहा है, नीचे घुमाने के लिए, ऊपर घुमाने के लिए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं समझना, यहां पर ऊपर नीचे समझ लो। इक्वल फोर्स लग रहा है, इसे ही हम कपल कहेंगे। तो इस दो फोर्स को क्या कहेंगे हम? कपल कहेंगे। ये दोनों फोर्स क्या है? कपल है। बस इतना ही समझना है। कपल का भी मोमेंट आप निकाल सकते हो। कपल का भी दो फोर्स अगर लग रहा हो तो उनका भी मोमेंट निकाला जा सकता है। इन जोड़े का भी मोमेंट निकाल देते हैं। तो मोमेंट ऑफ कपल क्या है? सिंपल सी बात, इस पाइवोट पॉइंट से इस फोर्स को मल्टीप्लाई करोगे, इधर का निकल गया। इस पाइवोट पॉइंट से इस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करोगे, आप इधर का निकाल लोगे। फोर्स बस इतना ही तो है। किसी या फिर दोनों तो इक्वल है। इक्वल है तो क्या करते हैं? कोई एक फोर्स ले लो। इक्वल है ना, तो कोई एक फोर्स ले लो। तो प्रोडक्ट ऑफ ईदर ऑफ द फोर्सेस, कोई एक फोर्स ले लो कपल में से, और उनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन, सिंपल से लिखा हुआ है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आप ले लो, ठीक है, वो आपका कपल हो जाएगा। वो आपका कपल हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, किसी एक फोर्स को लेकर मल्टीप्लाई करोगे, उसको आपका कपल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। बस डेफिनेशन याद रख लेना, इतना ही काफी है आपके लिए। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, इसी के बेस पर न्यूमेरिकल्स आपको बनाने को मिलेंगे। छोटा सा टॉपिक और कंप्लीट करेंगे, आज का चैप्टर यहीं पे, आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट फिर हम लेकर आएंगे, आगे की बात करेंगे अगले क्लासेस में। देख लो इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज का क्या मतलब है। देखो सिंपल सा मतलब है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हो और वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम में। बहुत सारा फोर्स लग रहा है, मूव नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम में। फोर्स तो लग रहा है लेकिन वो अपने लीनियर मोशन में है विद कांस्टेंट स्पीड, वो चेंज नहीं कर रहा अपना स्पीड, है ना। अपने मूवमेंट में कोई चेंज नहीं ला रहा है, बिल्कुल लीनियर मोशन या रोटेशनल मोशन कर रहा है। वो कैसा मोशन कर रहा है? मोशन में ही है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो हम कहते हैं वो इक्विलिब्रियम में। अब मेरी बात समझना कैसे। अगर एक ऑब्जेक्ट यहां पर आपने फोर्स लगाया, इधर से भी फोर्स लगाया, बहुत सारा फोर्स लग रहा है, एंड ये स्टिल रेस्ट में है, स्टिल रेस्ट में है, तो हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। मतलब नेट फोर्स जीरो है। क्यों? बिकॉज नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स अगर जीरो है तो इक्विलिब्रियम है। क्लास 9 पे पढ़ा होगा आपने, बैलेंस एंड बैलेंस फोर्स। उसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता जा रहा है,
उस पर फोर्स तो लग रहा है पर वो बैलेंस है अपनी जगह पे, जहां है वहीं ना, ऊपर नीचे दायां बायां कहीं नहीं जा रहा है। मतलब इस केस में भी नेट फोर्स जीरो है। फोर्स मतलब इस वेलोसिटी से तो जा रहा है, मूव कर रहा है, पर नेट फोर्स जीरो है। अब इसका एग्जांपल समझो, दोनों एग्जांपल देता हूं, दो तरह का होता है। हाँ, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम बात करेंगे। तो इक्विलिब्रियम बॉडीज में सिंपल सा बात करना, आप लिखना क्या लिखोगे इसमें, when the object is subjected to system of forces, when the number of force acting on a body and the net force on the body is zero। इस यहां पर सिंपल से मैं लिख देता हूं, बाकी आप डेफिनेशन बुक से देख के याद कर लेना। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, नेट फोर्स जीरो है। रिजल्टेंट फोर्स जीरो आप कह सकते हो, रिजल्टेंट फोर्स क्या है, नेट फोर्स को रिजल्टेंट फोर्स भी कह सकते हो, वो जीरो है, तो बॉडी कहलाएगा हमारा इक्विलिब्रियम में, है ना। अब इसको समझने के लिए दो तरह का फोर्स आप याद रख लो, दो तरह का सॉरी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। या तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो सकता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अब नाम से क्लियर, स्टैटिक का मतलब क्या हुआ, रेस्ट पे। या फिर हो सकता है बच्चा डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब वर्ड से ही आप समझ सकते हो कि सर ये डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक का मतलब क्या। स्टैटिक का मतलब क्या है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, मैंने बताया ना, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, फोर्स लगा रहे हो आप, लगा रहे हो फोर्स, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टैटिक है। हर तरफ से फोर्स लग रहा है, वो जहां है वहां है, ये ऑब्जेक्ट हमारा मूव नहीं कर रहा है। डायनेमिक मतलब कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, मूविंग ऑब्जेक्ट। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, मूविंग ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, नॉट चेंजिंग इट्स एक्चुअल कैन से डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। या फिर यूं कह सकते हो कि लीनियर मोशन कर रहा हो विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, वहां पर फोर्स लगाने से कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है उसमें, बैलेंस है फोर्स बैलेंस्ड है, मतलब फोर्स इज बैलेंस्ड फोर्स सेट कर रहा है वहां पे, बैलेंस्ड फोर्स। अब इसे कैसे समझेंगे, हवाई जहाज से समझ लो। आसमान में देख लो, आसमान में हवाई जहाज जा रहा है ना, एरोप्लेन जा रहा होगा आसमान में। अब आसमान में एरोप्लेन जा रहा है, नीचे से फोर्स लग रहा है इसका, सॉरी चलो अब देखना, एक नीचे फोर्स लग रहा है इसका, ऊपर फोर्स, ये ऊपर अपना थ्रस्ट लगा रहा है, ऊपर थ्रस्ट अपना बेसिकली ऊपर ले जाने के लिए फोर्स लगा रहा है अपना, एक नीचे इसको ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रही है। अब इन दोनों केसेस में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो बैलेंस्ड है, मेरी बात समझो, ये बैलेंस्ड है। ऐसा तो नहीं वो गिर जाता है, नीचे का फोर्स ज्यादा है या ऊपर का फोर्स ज्यादा है, नहीं। एक बार ऊपर फ्लाई कर रहा हो, ये ऊपर फ्लाई कर रहा है, अगर फ्लाई कर रहा है ना, तो हर तरफ से ये बैलेंस्ड रहता है। तो मैं यूं कहता हूं, जहां पर ये अगर ये एरोप्लेन जा रहा है तो एरोप्लेन जाता जाएगा। ऐसा तो नहीं कि एरोप्लेन नीचे का फोर्स ज्यादा हो गया धम से नीचे, ऐसा तो नहीं होता ना। या ऊपर का फोर्स ज्यादा लग गया इसको, ऊपर बैंड फोर्स लग गया ऊपर हवा का, ऐसा भी नहीं होता। तो बायंसी जो लग रहा है उसके ऊपर, या फिर नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दोनों आपको बैलेंस्ड होते हैं। जब बैलेंस होगा, रिजल्टेंट फोर्स आपको क्या हो जाएगा, जीरो। उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम में है लेकिन मूव कर रहा है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर रेस्ट में है तो हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, हमने बात कर लिया क्या, अच्छा हमने बात कर लिया है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, डायनामिक और स्टैटिक। यहां पर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होगा, दो कंडीशन। एक तो मैंने बता दिया, नेट फोर्स विल बी जीरो, यहां पर आप कह देना नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स जो लग रहा होगा, नेट फोर्स जीरो। अब दूसरे शब्दों में यह कह सकते हो कि जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट होगा, या फिर क्लॉकवाइज, अगर मोमेंट के केस में बात करें तो टोटल सम ऑफ टोटल मोमेंट इज जीरो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मिलाकर जीरो हो जाएगा। सम ऑफ टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स इज जीरो। इसका क्या मतलब है, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे इसमें तो समझ में आएगा। या फिर यूं कह सकते हो, यहां से क्लॉकवाइज लग रहा है, यहां से एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, दोनों को आप जब ऐड करोगे तो मिलाकर क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। या फिर उनका टोटल सम करोगे तो क्या होगा, जीरो आ जाएगा, या दोनों बराबर हो जाएंगे। मेरी बात समझे, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बराबर होंगे। तो प्रिंस इसी से निकलकर सेकंड वाले पॉइंट से ही जो हमने बताया ना कि सम ऑफ टोटल मोमेंट इज जीरो, इसी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स बनता है। क्या है सर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, इसी प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम से निकल के आता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, जो ये बताता है कि सम ऑफ टोटल मोमेंट्स तो जीरो होगा ही। या फिर यूं कहूं मैं
एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एंड क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर होंगे। इसको कुछ इस तरह से भी समझा जा सकता है कि अगर कोई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, रॉड है, आप इस पॉइंट पर वो पाइवोटेड है, यहां से आप फोर्स लगा रहे हो, यहां से फोर्स लगा रहे हो, लेट्स से दिस इज पॉइंट D1 and this is point D2 and here you are applying force F1 and F2। अब जरा सोचो, ये क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। क्लॉकवाइज जाएगा ना, ये कैसे जाएगा? क्लॉकवाइज जाएगा, ये जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्लॉकवाइज हमारा और ये एंटी क्लॉकवाइज हमारा बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों मोमेंट निकाल के देखो बराबर हो जाएंगे। दोनों मोमेंट आप निकाल के देखो, दोनों बराबर होंगे। अगर हैं तो ही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, वही तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है, दोनों बराबर होंगे। मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, समझना, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स। ठीक है, चलो देखो तो जरा, अगर मुझे क्लॉकवाइज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अब इसको ऐसे समझो, अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एंटी क्लॉकवाइज आपको निकालना हो तो F2 इंटू D1 निकालोगे, F2 इंटू D2 निकालोगे। बहुत बढ़िया सर। अगर आपको क्लॉकवाइज निकालना हो तो F1 इंटू ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करोगे, कैसे हो जाएगा बच्चे? ये F1 इंटू D1। यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। समझ में आ गया? या फिर इन दोनों को आप ऐड कर दो, टोटल मोमेंट दैट विल बी जीरो। जाहिर सी बात है, मैंने बताया था एंटी क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव लेता हूं, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेता हूं, दोनों को आप ऐड करोगे जीरो ही आना है ना वैल्यू। F2 D2 इज इक्वल टू F1 D1, ये आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब इतनी बात समझ में आ गई, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? मोमेंट पढ़ा, मोमेंट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट पॉइंट अलोंग द लाइन ऑफ एक्सिस। दूसरा हमने पढ़ लिया इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है। देन हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हमेशा बराबर होंगे। चलिए क्वेश्चन है, अ व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर इज शोन इन द फिगर विद एन एक्सल O, अ फोर्स F इज इक्वल टू 2 न्यूटन। वो अप्लाई करते हो आप, ठीक है। इस B पॉइंट पे अप्लाई करते हो फोर्स आप। हमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है इस सेंटर के अलोंग और A पॉइंट पर। मतलब यहां से मोमेंट ऑफ फोर्स कितना आ रहा है और इस पॉइंट से इसका फोर्स लगाने पर मोमेंट ऑफ फोर्स कितना आ रहा है। तो चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को और करने की कोशिश करते हैं। अगर समझ में आ गया तो आप बना भी सकते हो, बहुत अच्छी बात। चलो फर्स्ट का सॉल्व करता हूं मैं। फोर्स कितना है देखो, तो फोर्स कितना लग रहा है? सर फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन। बहुत बढ़िया। हमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो कहां से लेंगे? पहले क्वेश्चन में कहा है अबाउट O लेना है, मतलब फिक्स पॉइंट आपका ये वाला पॉइंट आपको लेना है। मतलब कि इस पॉइंट को आपको कंसीडर करना है, जो कि आपका क्या आ जाएगा? रेडियस के बराबर। वो क्या आ जाएगा? रेडियस के बराबर। ये क्या हो जाएगा? R यानी रेडियस। तो अब जरा देखो यहां पर कुछ दे रखा है कि हाँ सर डायामीटर दे रखा है, डायामीटर दे रखा है। चलिए अब मुझे डायामीटर दे रखा है, तो डायामीटर का मतलब हो गया 2 मीटर। अब जरा बताओ इसका रेडियस क्या होगा? रेडियस R हो जाएगा सर 1 मीटर। ये कितना हो जाएगा? ये 1 मीटर, ये 1 मीटर। बहुत बढ़िया। अब O के लॉन्ग निकालना कोशिश करो, फर्स्ट वाला केस, द सेंटर, अबाउट सेंटर। सो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट O क्या होने वाला है? फोर्स इनटू रेडियस, दैट इज फोर्स इज 2 न्यूटन, 1 2 न्यूटन मीटर। क्लियर? बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अब समझ लेते हैं। यहां नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहां पर इस पॉइंट के। अब याद रखो, अगर इस पॉइंट के लॉन्ग निकालना हो तो कैसे निकालोगे? अरे भाई पूरा डिस्टेंस कवर करोगे, ये पूरा डिस्टेंस लोगे आप, यानी डायमीटर लोगे। तो सेकंड के लिए क्या करना है? जो मोमेंट निकालोगे वो फोर्स इनटू डायामीटर हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज 4 न्यूटन मीटर। देखो डायमीटर 2 था ना, टोटल डायमीटर अलोंग 2 इंटू 2, फोर्स इंटू डायमीटर, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो फोर्स से, टोटल आ गया आपके पास। समझ में आ गई बात है? इजी है? चलिए बहुत इजी है सर। हाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमने बताया है वही कॉन्सेप्ट है, अच्छे से ध्यान से देख लो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में पूछना। समझो
डायग्राम दे रखा है आपको, निकालना क्या है, द मोमेंट ऑफ फोर्स F1, F1 का मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट O। अब ये अबाउट इसके बोला है, मतलब फिक्स्ड पॉइंट ये होगा, इसी के अलोंग निकालना है मुझे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें यहां से लेना है क्योंकि दे भी रखा है 2 मीटर। देन F2 का मोमेंट निकालना है, देन यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल मोमेंट टू फोर्सेस अबाउट O। टोटल मोमेंट निकालना है अबाउट O। टोटल मोमेंट क्या होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को जोड़ दोगे टोटल मोमेंट आ जाएगा आपका। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला, अब F1 अबाउट O, उसके लिए क्या निकालोगे, मोमेंट ऑफ फोर्स फॉर F1 के लिए, तो क्या हो जाएगा, F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज AO। AO है हमारे पास, यहां पर क्या आ गया, ये 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर, यह आ जाता है 10 5 टू 10 न्यूटन मीटर। लेकिन यहां पर सर साइन देंगे क्या, हाँ सर साइन देंगे, क्यों देंगे, अब जरा देखो ये मोमेंट किस तरफ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए, +10 न्यूटन मीटर। ठीक, +10 न्यूटन मीटर। सेकेंडली देख लो यहां पर, अब इसको थोड़ा सा मैं यहां दिखाता हूं, चलो अब देख लो यहां पर सेकंड क्या है हमारे पास, द मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O। अब F2 का O से निकालना है, ये डिस्टेंस 4 है, यहां हमारे पास 3 न्यूटन मीटर है। तो चलो जरा सा मोमेंट F2 का निकाल कर देखते हैं सर क्या होता है। F2 का हो जाएगा F2 इंटू OB। क्या हो जाएगा OB, देख लीजिए जरा सर क्या है, 3 इंटू 4। लेकिन ये फोर्स कैसा लगा रहा है, ये लगा रहा है इधर, तो कैसा जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा सर, क्लॉकवाइज जाएगा। क्लॉकवाइज क्या होता है, नेगेटिव। क्लॉकवाइज क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि -12 न्यूटन मीटर। समझ में आ रही बातें, ये नेगेटिव क्यों हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉकवाइज था, ये क्या था, क्लॉकवाइज था। अब आपको टोटल मोमेंट निकालना है, चलिए निकालते हैं। हाँ ओके, देखो टोटल मोमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सम कर देना है, हमें कुछ नहीं करना है, सम कर देना है। थर्ड देख लीजिए, टोटल मोमेंट कैसे निकालोगे, क्लॉकवाइज सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज प्लस क्लॉकवाइज मोमेंट। देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना, ठीक है। अब देख लो एंटी क्लॉकवाइज कितना था, -12 प्लस 10 कितना आ गया, न्यूटन मीटर आ गया सर, -2 न्यूटन मीटर। अब जरा सोचो, अगर ये -2 आया है, माइनस का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, -2 का मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट। और आपको देख के भी लग रहा है कि 12 न्यूटन मीटर जो फोर्स है, टर्निंग इफेक्ट ज्यादा किसका है, इस वाले का टर्निंग इफेक्ट ज्यादा है, इस वाले का टर्निंग इफेक्ट ज्यादा है, जो कि यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है, टर्निंग इफेक्ट ज्यादा आ रहा है, 12 न्यूटन मीटर आ रहा है, ये टर्न ज्यादा करेगा, ये ज्यादा फोर्स लगाकर टर्न करेगा, तो टर्निंग तो इधर ही होना है ना, टर्निंग तो क्लॉकवाइज ही होना है। तो अब सिंपल सा लिख दो कि सर टर्निंग किधर होना है, टर्निंग होना है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन होना है इनका, किधर टर्न करेगा, बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन वी अंडरस्टूड। और दूसरा ये भी समझ सकते हो कि यहां पर कितना है, यहां पर -12 लग रहा है, मतलब 12 लग रहा है, 10 माइनस तो खैर वहां पर साइन कन्वेंशन है वो, 12 और यहाँ पे 10 ज्यादा किधर है, उस तरफ है, तो टर्न ये खींच कर नीचे गिरा देगा इसको, ज्यादा फोर्स लग रहा है, समझ गए। तो ये बेसिक्स था, आपको सिंपल चीजें मैंने यहां पर बताई है आपको, जबकि बुक्स में है, बहुत इजी लैंग्वेजेस में समझाया है। मोमेंट के बारे में, मोमेंट्स ऑफ फोर्स के बारे में निकालना कैसे है, वो सारी चीजें, बहुत सारी न्यूमेरिकल्स करेंगे ऐसी तरह से, ताकि क्वेश्चंस करने से आपके और भी कॉन्सेप्ट क्लियर और स्ट्रांग हो जाएंगे। अगली वीडियो मिलेंगे, आगे जो भी कॉन्सेप्ट है आपका उसके साथ में, और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। आप किसी भी ग्रेड से हो, 9, 10, तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंजॉय योर टाइम, थैंक यू एवरीवन।